अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध द्वितीया दिनांक 25 नोव्हेंबर 2022 रसरत्न समुच्चय लोह प्रकरण शंखं चक्रं जलौकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धां मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचैरप्रसंगतः क्षिप्रमारोग्यदायित्वात् औषधिभ्यो दिक्को रसः। तो मैं इसी के बारे में कल बहस कर रहा था और नागार्जुन के जरिए ये रसशास्त्र आयुर्वेद में शामिल इस प्रकार का हो गया और तब से लेकर आज तक ये चालू ही है। और ऋषिकेश मित्र का ये कहना है कि ये आयुर्वेद का अंग नहीं है। मेरी उसके साथ काफी बहस हुई है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो छोड़ दे। हमारे हिसाब में ये आयुर्वेद का ही हिस्सा है, अंग है, और उसको भली भांति समझना है, प्रैक्टिस में लाना है। और खास करके इमरजेंसी में आप्तिक अवस्था में रसशास्त्र का बहुत ही अच्छा परिणाम निकल आता है। और बागेवाड़ी का शास्त्री जोशी, गुणेश शास्त्री वगैरह वगैरह काफी बुजुर्गों ने इसका अच्छी तरीके से प्रयोग किया है। हमारे गुरुजी वेणुमाधव शास्त्री जोशी या कोलटकर सर या बाकी भी लोगों ने इसका भलीभांति प्रयोग इस प्रकार का किया है। तो इसमें संशय नहीं है कि ये आयुर्वेद का ही अंग है। और क्षिप्रम आरोग्य दायित्वात्, और दूसरी बात जैसे मैंने बताई थी कि वो टिकने वाला कल्प है। वनस्पति जो दवाइयाँ जल्दी खराब हो सकती है, लेकिन ये टिकने वाले कल्प है, तो इसलिए इसको ध्यान में लेना जरूरी है। लोहमृतं कंठ विषम सूतं चेति निगद्यते। थोड़ा अजीब है। अष्टलोह, सुवर्ण वगैरह, कंद विष और पारद, इन सबों का ग्रहण होता है। तो मृतलोह भस्म किया हुआ इस प्रकार का सोई धातु, कंद विष और
विष और सूत यानी कि पारद, ये सब रस में समाविष्ट इस प्रकार के होते हैं। कार्यम पान का पान कषायोस्मिन् षोडशावशेषितः। तो पान कषाय जो है वो षोडशांश अवशेषित इस प्रकार का करना है, पीने के लिए जो कषाय बताया है। तो ये बता रहे हैं एक्चुअली लोहकल्प इस प्रकार से, लेकिन ये जो बात है ये पंचविध कषाय कल्पना के जरिए की गई बात इस प्रकार की है। और वैसे देखा जाए तो पारद को शक्कर का लिंग और पार्वती का ये गंधक को पार्वती का रज इस प्रकार का माना गया है। और इन दोनों के संयोग से, पारद और गंधक के संयोग से एक अलग कुछ ढांचा बनता है, ऐसा कहने का मतलब है। और जो वनस्पतियां इसमें प्रयोग में लाई जाती है शोधन के लिए, मारण के लिए, उनके जरिए इसमें सजीवत्व इस प्रकार का हो जाता है। केवल धातुओं का ही प्रयोग इस प्रकार का नहीं होता। और ये आवश्यक है कि क्योंकि हम एक सजीव के लिए इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। अतपंच मृदा लिप्तः हिम्नः पत्रम पुटानले विपचेत। लिप्तम, यहाँ पे लिप्तम है, लिप्तम ही करना। हिम्नः पत्रम पुटानले विपचेत नागम आवाप्य रूप्यंच ऊर्ध्वाग्निना भ्रमेत। यहाँ तो एक ही श्लोक करा है। पंचमृदा, इष्टिका, गैरिका, लोण, भस्म, वल्मीक, मृत्तिका, ये 5 मृत्तिका है। रस प्रयोग कुशले ही कीर्ता पंचमृत्तिका इत्युक्तेन मृत्पंचकेन सूक्ष्म सुवर्णपत्रं पंचमृत्तिकया आलिप्य पुटाग्न विभचेत एवं सुवर्णं विशुद्धं भवति। रसेन्द्रचन्द्र चिन्तामणौ अपि उक्तं वल्मीक, मृत्तिका, धूम, गैरिका, चेष्टका, पटु इत्येता मृत्तिकाः पञ्च जम्बीरैरारणालकैः पिष्ट्वा लेप्यं सुवर्णपत्रं श्रेष्ठं पुटेन सिद्ध्यति। रौप्यशुद्धिमः नागम इत्यादि। रौप्यं सूक्ष्मरौप्यपत्रं नागम सीसकं च आवाप्य कल्कीकृत्य पृष्ठसीसकेन प्रलिप्य इत्यर्थः। ऊर्ध्वाग्निना उपरिष्टेन वह्निना भूधरपुटेन इत्यर्थः। तीक्ष्णेन तीक्ष्णाग्निना इत्यर्थः वा धमेत् प्रधमेत् इति। नागमावाप्य रूप्यं च ऊर्ध्वाग्निना धमेत्। तो 5 प्रकार की मिट्टी उससे लेप करके, इसमें एक आरनाल का भी संबंध बताया गया है कि कांची का लेप, कांची से लेप बना के पुटानले विपचित, पुट में उसको पाक करना है स्वर्ण को इस प्रकार से। कर्ण स्वर्ण के कंटक वेदी पत्र बनाकर उसके ऊपर पंचमृत्तिका को नींबू के रस में घोट कर तथा कलक बनाकर लेप करे और सुखाकर शराब संपुट में बंद कर पुट दे। इससे स्वर्ण की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार चांदी की कंटक वेदी पत्रों को बनाकर उसके ऊपर नींबू का रस में नाग को घीस कर तथा कल्क बनाकर लेप करे, उसको भूतरी यंत्र में बंद कर उसके ऊपर तेज आंच देकर पुट दे। इस प्रकार रजत की शुद्धि होती है। स्नुह्यर्क क्षीर लवण क्षाराम्ल कृतलेपनम तप्ततात्मरस्य निर्गुण्या रसे सिंचित पुनः पुनः। अभी ताम्र का बताते हैं। स्नुहि अर्क क्षीर लवण क्षार अम्ल कृत लेपनम ताम्र तप्त ताम्रस्य निर्गुण्या, और फिर गर्म करके रसे सिंचित पुनः पुनः, निर्गुंडी के स्वरस में उसको बार बार डाले इस प्रकार से। ताम्रपत्र के ऊपर सेहुन का दूध, मंदार का दूध, सेंधा नमक, यवक, क्षार, संभाग इन सबों को नींबू के रस में घोट कर तथा कल्क बनाकर लेप लगा कर सुखा ले और तीक्ष्णाग्नि में पतन कर निर्गुंडी के पत्तों के स्वरस में निर्वापन करे। इस प्रकार 7 बार प्रतप्त कर निर्गुंडी के रस में निर्वारण करने से ताम्र शुद्ध हो जाता है। ये सभी शुद्धि की प्रक्रिया है। अथ वंगनागयो शोधन मुंगनागम रसे तस्मिन् तंबुलेन अवचूर्णकम, तो उसी रस में करना है।
वंग तथा नाक के पतरे या टुकड़ों को निर्गुंड के मूल के कल के से लिप्त कर तथा सुखाकर तीव्राग्नि में गलाकर निर्गुंड के पत्तों के स्वरस के साथ में 7 बार बुझावे, जिससे वंग तथा नाक शुद्ध हो जाता है। तो तैले तकरे गवा मूत्र यार नाले कुलत्थ वे, ये जो बात बताई गई है उसके जरिए अभी धातुओं की शुद्धि की जाती है। ये केवल एक एक इस प्रकार का बताया गया है, नहीं तो वो सामान्य शोधन और ये विशेष शोधन इस प्रकार का करना पड़ेगा। मागे हे शोधन सांगितले आहे तरी पुन्हा का सांगितले। हाँ, मुझे भी याद नहीं है कहाँ पे बताया है। काफी दिन हो गए। उसमें और इसमें अंतर है क्या, देखना पड़ेगा इस प्रकार से। यत् पात्रात् द्युषिते तो ये तैलबिंदुर्न सर्पति, तारेणा वर्तते यत्तत् कांतलोहं तु तत्स्मृतम्। तो जिस पात्र में पानी रखकर तैलबिंदु न सरपति, वो तैल बिंदु उसमें प्रसरण नहीं होता। तारेणा वर्तते यत्तत्, तथा चांदी के साथ द्रवित करने पर उसके साथ मिल जाए। आवर्तते यत्तत् कांतलोहं तु तत्स्मृतम्। एक बार टीका में देखते हैं। यत्र यस्य यल्लोहस्य पात्रे अद्युषितस्थितं तस्मिन् न सर्पतिं न विसरति, विस्तृतिं न भजति इत्यर्थः। तारेण रौप्येण धृतरौप्यपत्रेण इत्यर्थः। आवर्तते गालितं सत् मिश्रीभवत्यथ यल्लोहपात्रस्थ जले निक्षिप्तः तैलबिन्दुः न विस्तृतो भवति, यच्च लोहं रौप्येण सह द्रवीकृतम् एकीभवति तत् कान्तलोहम्। अन्यथा अपि उक्तं यत्पात्रेण प्रसरति जले तैलबिन्दु प्रतप्ते हिंगुर्गन्धः त्यजति च निजति तथा निम्बकल्क। तप्तदुग्धे भवति शिखराकारक नैत्कारकः नैति भूमिं कृतांगस्यात् सजल चणकः कांतलोहम तदुक्तम। ये तो और अलग है। हिंगुर्गन्धः त्यजति च निज त्यक्तता निम्बकल्कः। तो हिंगू उसके साथ मिलकर गंध छोड़ देता है और निम्बकल को उसके साथ जोड़कर तिक्तता छोड़ देता है, उसका जो तिक्त रस है वो छोड़ देता है। तप्तम दुग्धम भवति शिखरा कारकम, उसमें उबला हुआ दूध शिखराकार होता है। नैति भूमि कृष्णांगस्यात् सजल चणकः कांतलोहम तदुक्तम। नैति भूमिम कृष्णांगः स्यात्, और वो शायद दूध जैसे ओवरफ्लो होता है वैसा नहीं होता है। नैति भूमि कृष्णांगम स्यात् सजल चणकम कांतलोहम तदुक्तम। सजल चणक जिसमें कृष्णांग हो जाता है वो कांतलोहम तदुक्तम, वो कांतलोह बताता है। अन्यच्च स्वादुर यत्र भवेन् निम्बकल्को रात्रि दिवोषितः कांत तदुत्तम कांतं तदुत्तमं यच्च रूपेणावर्तितं मिलेत। तो रौप्य पिघल कर उसमें डाला जाए तो वो एक रूपता उसकी हो जाती है, ये कॉमन है। और उस कांतलोह के पात्र में पानी रखकर उसमें तलबिंदु डालते हैं तो उसका प्रसरण नहीं होता। ये एक बात यहाँ पे बताई गई है। और उसके साथ हिंगू अपना गंध छोड़ देता है और निम्बक का अपनी तिक्तता छोड़ देती है, इस प्रकार के। तो ठीक है, अच्छा कांत कौन कौन सा है, कांतलोह कौन सा है, ये इसमें बात बताई गई। ऐसा उत्तमम सिंचित तप्तम वार वर सिंचित तप्तम तप्तम वरारसे। तो सभी प्रकार के लोह के मुरादायक टुकड़ों को कढ़ाई में रखकर तथा तीव्राग्नि से संतप्त करके त्रिफला पात में बुझावे। इस विधि से 7 बार बुझाने पर कांते लोह शुद्ध हो जाते हैं।
तो तप्तम तप्तम वरारसे सिंचित, इस प्रकार से करना है। एवं शुद्धानि लोहानि पिष्टानि अम्लेन केनचित् मृदसूतस्य पादेन परिलिप्तानि पुटानले पचेत् तुल्यस्य वा ताप्य गन्धाश्म हरतेजसः। तो पूर्व प्रकार से शुद्ध लोह किसी प्रकार के अम्ल, नींबू, कांची, इमली के साथ पीसकर तथा चौथाई भाग पारद मिलाकर अम्ल के साथ घोटे तथा गोला बनाकर संपुट में बंद कर संपुट में फूंक दे, अथवा किसी अम्ल में लोह को पीस ले तथा सप्तभाग चतुर्भाग है, पादेन है, समभाग है, पचत तुल्य सेवा। तथा समभाग स्वर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध गंधक तथा शुद्ध पारद दोनों की कंचली मिलकर लोहे का चौथाई भाग किसी खट्टे पदार्थ में घोट कर एक दिन तक गोला बना ले तथा सुखा ले। इसके बाद गोलक को शराब संपुट में बंद करके चुपुट में पाक करे। इस प्रकार सभी लोहों का शोध होता है। ताप्य गंध अश्महर तेजसः, ताप्य गंधाश्म और हर तेजस यानी कि पारद, इस प्रकार का। तो स्वर्णमाक्षिक, गंधक और पारद, इसका अम्ल किसी में खल करके उसको लेप करना है लोहों को। तो ये अतः स्वर्ण मारणम अथवा मृतनागेन स्नुहि क्षीरेण कांचनम, तो नागभस्म या स्नुहि क्षीर से सुवर्ण का मारण करे, सुवर्ण का शोधन करे, इस प्रकार से। पूर्वोक्त विधि से आयुर्वेदिक के अतिरिक्त स्वर्ण के कंटक विधि पत्रों को थूहर के दूध में पीसकर नागभस्म से प्रलिप्त कर तथा सुखाकर गजपुट में पाक करे। इस प्रकार 8 बार पुटपाक करने से सुवर्ण भस्म तैयार हो जाता है। तो मारण विधि है। ये सामान्य मारण विधि कहते थे, ऊपर वाला जो है वो। रौप्यतार ताम्र तामारण विधि। रूप्यम स्नु क्षीर ताम्राभ्यां मृतम ताम्रम मूत्राम्ल गंधकैः। तो रौप्य जो है स्नु क्षीर और ताम्र, इसके जरिए उसका मारण करना है। ताम्रम मूत्राम्ल गंधकैः, और ताम्र का जो है मूत्र, अम्ल और गंधक, इसके जरिए उसका मारण करना है। हरिताल पलाशाभ्याम वंगम, हरताल और पलाश, इसके जरिए वंग का मारण करना है। नागम मनोभया, तो मनशिला से नाग का मारण करना है। पारिभद्र से च रसेन अथवा भर्जय त्रपु, तो त्रपु का मतलब पित्तल है। तो पारिभद्र के रस से अथवा त्रपु को, त्रपु पित्तल है या वंग ही है, अथवा शुद्ध शुकवायु वंग, वंग को ही। लोहे की कढ़ाई में द्रवित कर तथा पारिभद्र का थोड़ा थोड़ा रस देकर डंडे से चलाते जाए। इस प्रकार 3 प्रहर तक चलाने के हुए बूझते रहने पर वंग भस्म तैयार हो जाता है। तो ये वंग का ही, तरफु का अर्थ वंग ही है, मैं शायद भूल कर गया। चिंचाक्ष भिक्षु वीरद्र वीरद्रु, वीरद्र क्या है, बोधि वृक्ष रही
पुनः अहिमारा हि दमनी वासा वज्रलतार्जुनैः चिंचाक्षभि क्षु वीरद्रु वीरद्र पता नहीं चल रहा। शुद्ध सीसा को लोहे की कढ़ाई में द्रावित कर इमली का चाल का चूर्ण, बेहड़े चूर्ण, भिक्षु श्रावणी चूर्ण, चिंचा भिक्षु या भक्षु डाला है, चिंचा क्षभी, चिंचा अक्ष और भिक्षु, हाँ। श्रावणी चूर्ण, वीरद बल्लात का चूर्ण, वीरद है सिर्फ, यहाँ विद्रह हुआ है। और फिर पीपर की छाल का चूर्ण, वीर वीरद रव, अहिदमनी नागदमनी का चूर्ण, अड़ूसे का चूर्ण, तथा अर्जुन का चूर्ण क्रमशः थोड़ा थोड़ा बार डालकर पलाश के डंडे से चलाता जाए। इस प्रकार भस्म तैयार हो जाती है। चलाते चलाते जब शीशे की दमक समाप्त हो जाए और इन चूर्णों की राख में मिल जाए, तब कढ़ाई से निकालकर शराब संपुट में बंद कर एक प्रहर तक तीव्राग्नि में पुट दे। स्वांग शीतल होने पर उतार ले। इस प्रकार शीशे का उत्तम भस्म ग्रहण कर ले। अहिमाराहिदमनी वासा वज्र लता अर्जुन ही, वज्रलता और अर्जुन। एक बार टीका में देखते हैं थोड़ा सा। चिंसा तिंतिंड अस्यात्वक अक्षाः विवितका भिक्षु श्रावणी वीरतरु, यहाँ ध्रुव ही है, भल्लातक इत्यर्थः। तंत्रांतरे भल्लात इति पाठदर्शनात्। बोधिवृक्षः अश्वत्थः, बोधि वृक्ष, हाँ। अहि सीसकम वन्निमार विट्खदिरः, अहिदमनी नागदमनी, वज्रलता अस्ति संहारः। अथोक्ते अहिमाराहिदमनी वासा इत्यत्र रसरत्नाकरे बलापामार्क इति पाठांतरम्। अरे बाप रे। तथा च चिंचाक्ष भिक्षु भल्लात बल्ला वज्रलता भवैः अपामार्गार्जुनाश्वत्थ भस्मभिर् भर्जय दृढ़म लोहपत्रे च सप्ताहं तुल्यं भस्मानि चाशु च। दंडे पलाशके चैव म्रियते नात्र संशयः इति सीसकं लोहकटा है द्रावयित्वा चिंतात्वगादि भस्म क्रमात् तत्र प्रक्षिप्य च पलाशदंडेन आलोड्य आलोड्य भस्मीकुर्यादिति। हाँ, तो ये सीस का भस्म नाग भस्म के बारे में है। अभी इसके बारे में ये बताना जरूरी है कि जो भी केसेस टॉक्सिसिटी के मिले हैं उन सभी में लेड पॉइजनिंग यही पाया गया है। आश्चर्य की बात है कि पारस से पॉइजनिंग हुआ है या बाकी किन चीजों से पॉइजनिंग हुआ है ये नहीं दिखाता था, केवल नाग का या शीशे का पॉइजनिंग देखा गया है। और मैं जब जर्मनी में गया था तो उस समय में एक केस काफी प्रचलन में थी भारत में ही। उत्तर प्रदेश में शंखपुष्पी सिरप बना था, उसको जर्मनी के एक मरीज ने सेवन किया और उसको लेड पॉइजनिंग के लक्षण हुए। तो काफी खोज हुई और फिर ये पता चला कि ये सिर्फ शंखपुष्पी से ही हुआ है। अब शंखपुष्पी का और लेड का क्या संबंध वास्तव में? तो
जब खोज हुई तो पता चला कि ये रोड साइड ग्रोन इस प्रकार की शंखपुष्प थी। और उस समय पेट्रोल जो था वो लेडेड पेट्रोल इस प्रकार का था, तो पेट्रोल में लेड रहता था और ऑटो इन्फ्लुएंस में लेड बाहर संपूर्ण वातावरण में चला जाता था। इसके बारे में पहली खोज हुई वो जापान में हुई। ब्रेस्ट मिल्क में 700 गुना ज्यादा लेड पाया गया। और फिर इतना लेड क्यों कैसे जा रहा है, ये देखने का आरंभ हुआ तो पता चला कि ऑटो इन्फ्लुएंस के जरिए हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजी बदली और अनलेडेड पेट्रोल आ गया। अभी सभी जगह अनलेडेड पेट्रोल है, तो पेट्रोल के जरिए अभी ये नहीं होता इस प्रकार से। फिर भी लेड एसिड बैटरीज काफी प्रचलन में है, आज भी है, और उनका डिस्पोजल अच्छा नहीं है, कहीं से भी फेंक देते हैं। तो उसके जरिए भी लेड भूमि में घुस जाता है और फिर पानी या दूसरे किसी माध्यम से पौधों में चला जाता है। ये बीच में ये जो CFL आए थे, इसमें पारद था और वो भी इसी प्रकार से जमीन में घुस गया है, इस प्रकार का है। और जो बम्बई में दवा बाजार है, उसमें जो बड़े बड़े दुकानदार है जो वनस्पतियों को बेचते हैं, उसके साथ में ये धातुओं को भी बेचते हैं और वहाँ कंटेमिनेशन होना काफी संभव इस प्रकार का है। तो अब जिन औषधि द्रव्यों में सीसा है, जैसे कि गर्भपाल रस, स्वर्ण भूपति वगैरह वगैरह, उसमें सीसे का भस्म अच्छा नहीं तैयार होता है, तो ये बात और भी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। और फिर इसमें औषध में सीसा पाया जाता है। अब मेरा मंतव्य ये है कि फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड में पाए गए रेडिकल सीसे के नमूने, इसमें अंतर होना चाहिए। ये जो वातावरण से या किसी दूसरे तरीके से सीसा आ जाता है, वो फ्री रेडिकल्स के रूप में आता है, वो निश्चित रूप से हानिकारक है। लेकिन स्वर्ण भूपति रस या गर्भपाल रस, इसमें जो संयुग बनते हैं वो फ्री रेडिकल्स नहीं रहते हैं, तो इसके बारे में बहस होना बहुत जरूरी है। और फ्री रेडिकल्स है या नहीं है ये देखना जरूरी है। दूसरी बात, लेड टॉक्सिसिटी के लक्षण दिख रहे या नहीं दिख रहे, ये भी बात महत्वपूर्ण है। और इनका जो निर्धारण है कि कितना लेड एडमिजिबल है किसी भी औषध में इस प्रकार से, वो भी मानक अलग अलग है। भारत के अलग है, जर्मनी जापान वगैरह के अलग है इस प्रकार से। तो उसके बारे में एक सजगता होनी जरूरी है। अभी एक नांदेड़ में भी लेड टॉक्सिसिटी का केस वायरल हो रही कुछ दिनों से। वहाँ नेचुरोपैथी के किसी निसर्गांजलि हॉस्पिटल ने 35 डेज तक क्वाद दिया, ऐसी हिस्ट्री है। निसर्गांजलि हॉस्पिटल में 35 दिनों क्वाद दिया हॅलो है। हाँ सर, मंगेश बोलतोय. आमच्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल सत्यशील देसाई सर आहेत. तर हाँ ते लेट टॉक्सिसिटी आणि त्याच्या संयुक्त कल्पनांविषयी जरा बोलले तर बरं होईल. क्या सत्वशील देसाई सर. हाँ हाँ सत्वशील देसाई सर आमच्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल आहेत. त्यांना मी काल बोललो होतो की लेक्चर जॉईन करा. रसशास्त्रामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलंय त्यांनी. ओके आणि ते ह्याचं लेट टॉक्सिसिटी तुम्ही म्हणालात की संयुक्त कल्प ज्यावेळी असतात त्यावेळी त्याची टॉक्सिसिटीचे परिणाम काय होतात? तर हाँ सरांचा अभ्यास असेल तर सर बोलतील त्याच्याविषयी. सत्वशील देसाई सर. आता आहेत का ते लेक्चर मध्ये? हा म्हणजे मॉर्निंग सर. हाँ गुड मॉर्निंग. हा सर, लेड टॉक्सिसिटी विषयी इथे जे काय फायटोफार्मा आहे तिथे एकदा लेडची पण झाली अब होती आणि ताम्रची पण झाली होती. हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ लोग हाँ हिंदी में नमस्ते सर. हाँ नमस्ते सर.
लेड टॉक्सिसिटी में जो आप बोले कि फ्री रेडिकल्स जब होते हैं तभी हाँ टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा है, हाँ और वो संयुक्त फॉर्म में आ जाते हैं तब कम हो जाते हम्म हैं। बराबर इसी बात से हाँ, यही यही एक इसमें मिला है हमारी इस पे। डॉक्टर भास्कर सर करके एक सर थे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के HOD थे, जहाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी में। उनका भी इस पे बहुत सारा स्टडी था। तो हाँ बोले कि जब भी पारद और गंधक के साथ कोई भी संयोग हो जाता है तो वो संयोग से टॉक्सिसिटी के चांसेस कम रहते हैं। फिर भी हमने उनको बोला कि फिर भी लेट टॉक्सिसिटी एक कैसे पाई जाती है। हम्म तो वो आपके जो भी शोधन या मारन में अगर जरा सी भी गलती हो जाती है या हम्म उसके प्रमाण में गलती हो जाती है तब भी, या जो भी खाने के नियम बताइए है कि जितनी हम्म मात्रा बताई, जितना अनुपान बताइए और डायग्नोसिस बताया है, उसी के अनुसार अगर आपने नहीं दिया तो लेट टॉक्सिसिटी के संबंध ज्यादा ही बनते हैं। हम्म हाँ ठीक है, यह हमारे लिए एक बड़ा विषय है। अच्छा। और मेरा एक सुझाव इस प्रकार का है कि आयुष डिपार्टमेंट को या CCRS को विदेशों के लैब में भस्म बनाने, उनके ही सामने बनाने हैं, शुरू से अच्छा। लेकर अच्छा। अंत तक। और उनको टॉक्सिसिटी टेस्ट करने के लिए कहे, क्योंकि हमारे टॉक्सिसिटी के बारे में जो लैब टेस्ट होते हैं उनको कोई विदेश में हम्म। मानता नहीं है, ये भारत में हुआ है, इसका कोई संबंध नहीं है। अभी पतंजलि ने बड़ी ये प्रयोगशाला खड़ी की है हरिद्वार में या ऋषिकेश में, या हरिद्वार ऋषिकेश, अच्छा। हरिद्वार में ही शायद। और अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और वो अपने अपने द्रव्यों की जांच करते रहते हैं, फिर भी उसको कोई मानता अच्छा। नहीं है। ये अल्ट्रा मॉडर्न होने के बावजूद भी ये भारत में बना है तो ये अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही लोग मानते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है उसका। तो अगर हम विदेशों में, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, कहीं भी हो, इस प्रकार से हाँ। उनकी ही निगरानी में भस्म बनाए, शुरू से लेकर शोधन मारण करके सभी, और बार बार टेस्ट अच्छा। करते रहे टॉक्सिसिटी लेवल्स इस प्रकार से, तो अच्छा। शायद बात बनेगी। और अभी ये जो प्रचलन में आ गया है कि आयुर्वेद केवल वनस्पति चिकित्सा है विदेशों में खास करके, हाँ हाँ इसका हाँ। धातुओं से कोई संबंध नहीं, रसायनशास्त्र से कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत बात है। जगत्तेमो मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योगयो, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि नहीं है। और इसके तो बारे में अच्छा। तो काफी प्रचलन सैकड़ों वर्षों से है, तो इसको अच्छा। छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे। वैसे सही है आयुर्वेद सर। क्या है ये समझने के लिए, आयुर्वेद तत्वज्ञान है, वो तत्वज्ञान समझने के लिए त्रिदोष सिद्धांत वगैरह जो है वो सभी हमें अच्छे ढंग से बताने पड़ेंगे। हम्म। और इस प्रकार से अगर टॉक्सिसिटी जो इश्यूज है उसका बड़ा डंका किया जाता है, तो पहले मैं मानता हूं कि फ्री रेडिकल्स और संयुग, इसमें फर्क होना चाहिए। जब सही भी है सर। रेडिकल्स नाक पाया जाता है, लेड पाया जाता है, तो वो फ्री रेडिकल के रूप में है या किसी संयुग के रूप में है, ये पहला मुद्दा। उससे टॉक्सिसिटी सर। के कोई लक्षण निर्माण हुए हैं नहीं हुए ये देखना, ये दूसरा मुद्दा। हाँ सर। आप कुछ सर मैं बता। इसमें एक ऐड करना चाहूंगा हाँ कि हर एक चीज को जैसे एक्सपायरी डेट होती है, जैसे हम्म स्वरस कल्प पंचविध कषाय कल्पना के बारे में हमने देखी है। हाँ, हम्म लेकिन ये रसौषधि के बारे में ज्यादातर इस पे विचार नहीं किया जाता। जैसे हम हम्म कज्जली बनाते हैं, कज्जली कितनी भी अच्छी बनाए, कुछ देर हम्म, कुछ साल उसको वैसे ही रखा जाए तो वो उसमें से पारद पिघल और जाए, गंधक सेपरेट होते हैं, अलग होता है, बराबर। अलग होते हैं। हम्म जैसे भी हम कोई भी संयोग बनाए और हम्म जिसकी उसको भावना देनी चाहिए, ये सारे तो पारद के बंद ही है। तो हम्म बंद है तो उसको इकट्ठा करने के लिए ही बनाए हैं। अगर हम्म उसको ज्यादा दिन रखा जाए, या हम्म लेड तो हमें मालूम है पूती पूती धातु में आता है, उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। हम्म अगर इसी तरह से ये लेड के कुछ भी कल्प है
वो उसकी एक्सपायरी डेट की जांच होनी चाहिए कि कितने दिन तक हम उसको सेफली यूज कर सकते हैं। ऐसे हर एक रस औषधि के बारे में सोचना चाहिए, जो मेरे ख्याल से नहीं सोचा जाता। हाँ, तो ये भी बात ध्यान में आने चाहिए कि पारदगंध के साथ तो हमने संयोग बनाया, वनस्पति के साथ उसको भावना देकर उसका बंध बनाया, तो बंध बनाने का है कि टारगेट सेल तक जाके वो काम करे, ये सब ठीक रहा। लेकिन उसको ही अगर अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं और हर एक, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में हर एक चीज का हाफ लाइफ पीरियड होता है, उसको काम करने की ताकत कि कब तक डिसइंटीग्रेट हो, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा स्टडी होना चाहिए सर, तभी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। मुझे एक लगता है कि कज्जली वैसे ही रखेंगे तो विलग हो जाती है, वे लग हो लेकिन जाती है। हाँ, लेकिन अगर कज्जली से सूचकर आरोग्य ऐसे कुछ बातें बनती है तो शायद ये बॉन्डिंग रहेगा। अभी मुझे पक्का मालूम नहीं है, शायद नहीं इसके नहीं, बारे में बॉन्डिंग तो संशोधन करना बॉन्डिंग पड़ेगा। रहता है सर, बॉन्डिंग के बारे में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं, अगर वो हम ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं हम्म तो तो फिर एटमॉस्फेरिक जो भी दिक्कत है, हो सकती है। हाँ, हाँ, हो ठीक। सकता है। हाँ, तो इसके बारे में सजग होना जरूरी होगा इस प्रकार से। और अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये अभी मरीज कुछ भी करते हैं, हमारे यहाँ से दवा लेके जाते हैं और डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए दे देते हैं किसी लैब में। विश्वास नहीं होता है तो टेस्टिंग के लिए दे देते हैं, और टेस्टिंग में अगर उनके मानक के अनुसार लेड वगैरह ऐसा कुछ पाया गया ज्यादा इस प्रकार से, तो भले ही उसका कुछ दुष्परिणाम न होता हो, फिर भी वो कोसने लगते हैं कि नहीं नहीं, आप टॉक्सिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और फिर बदनामी हो जाती है। तो Yes. मैंने अभी जो किया है वो 6x करना, सभी जो रसशास्त्र के औषध है उनको 6x करना, यानी कि उसका एक हिस्सा 9 भाग शुगर, इस प्रकार के। होम्योपैथी में मिल्क शुगर ली जाती है, लेकिन मिल्क शुगर अभी जो मिलती है वो ये जर्सी गाय की मिलती है, तो लेने में उसका कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से। तो मैं ग्लूकोज शुगर का ही प्रयोग करता हूँ। ये एक 1x हो गया, उसमें से एक हिस्सा ले लिया, उसमें 9 भाग डाल दिया, फिर से 2x हो गया, इस प्रकार से 6x करना है। तो 20,000 गुना हो जाता है, अगर 1 ग्राम ले लेंगे तो 20,000 गुना हो जाता है। और फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसके रिजल्ट्स नहीं आते, कम मात्रा में देकर भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, और टॉक्सिसिटी को कोई पता नहीं चलता क्योंकि मूल द्रव्य पाया ही नहीं जाता उसमें। तो टॉक्सिसिटी होने का संभव नहीं है। ये नैनो पार्टिकल्स के आधार पर इस प्रकार से सोच सकते हैं। तो इसमें अगर पहली दवा हमारी अच्छी बने, प्रामाणिकता से बने, और एक बार इसका 6x कर दे, तो फिर दिक्कत नहीं आती। एक तो कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है, ये एक बात, बहुत कम मात्रा में काम करता है, और टॉक्सिसिटी का कोई संबंध नहीं रहता। तो ये प्रचलन में अगर लाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ये सूक्ष्मीकरण जो है वो एक अलग तरीका है। यहाँ ज्ञान प्रबोधिनी में पेंट से नाम के एक व्यक्ति ने इसके बारे में ज्यादा काम किया था पुणे में, और बापू नानल से लेकर बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है 6x करके इस प्रकार से। और बापू नानल का डोज बहुत ज्यादा रहता था, मेरा डोज तो 20 मिलीग्राम इतना ही है, मैं उससे ज्यादा नहीं देता हूँ। 6x का भी सूक्ष्म किया हुआ वो, लेकिन वो बेहतर तरीका इस प्रकार का है जब तक हम इसके बारे में कोई अच्छा सुझाव नहीं लाएंगे। और जब इमरजेंसी होती है, मूल द्रव्य देने की ही आवश्यकता होती है, तो वैसे ही देते हैं। जैसे मरीज मरने वाला है और उस समय में मुझे त्रैलोक्य चिंतामणि अदरक रस या शहद के साथ देना है, तो त्रैलोक्य चिंतामणि वैसे ही दे देंगे, उसमें सूक्ष्म त्रैलोक्य चिंतामणि नहीं देंगे। लेकिन आम तौर पर अगर देना है, रेगिल नियमित रूप से देना है, तो त्रैलोक्य चिंतामणि इस प्रकार से दे सकते हैं। वही बात गर्भपाल रस की हुई। मैंने बेंगलोर में किसी को गर्भपाल रस प्रिस्क्राइब किया, गर्भिणी थी। दूसरे दिन उसका फोन आया कि इसमें तो लेड है, तो मैं कैसे ले सकती हूँ, मैं गर्भिणी अवस्था हूँ। तो लोग इस प्रकार से ढूंढते हैं, ये एक आवश्यक बात ध्यान में रखनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो अगर अच्छी तरीके से दवा बनती है तो प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने पुणे में विवेक साने से कहा, उनके फार्मेसी में मैंने गर्भपाल रस को भेज दिया इस प्रकार से।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अभी लोग इसके बारे में काफी सजग हो गए हैं, और बाकी लोग तो तुले हैं आयुर्वेद की बदनामी कैसे करेंगे इस प्रकार से। उनकी एक भी दवा टॉक्सिसिटी से बगैर नहीं है, लेकिन एलोपैथी के बारे में कुछ बोला नहीं जाता। और हमारी किसी दवा में किसी को ये मिल गया तो फ्री रेडिकल है या संयुग है ये भी नहीं देखते हैं, उसमें कुछ टॉक्सिसिटी के लक्षण है या नहीं है ये भी नहीं देखते हैं। ये जो जर्मनी में हुआ था उसमें टॉक्सिसिटी के लक्षण पाए थे उन्होंने, ये बात सही है, और इसीलिए खोज हुई, और फिर ये पता चला कि ये ऑटो इफ्लुएंस से हुआ है। और लेडेड पेट्रोल था ये, जब पेट्रोल जमीन से निकलता है तो उसमें लेड होता है, उसको अनलेडेड करने की अभी प्रोसेस शुरू हो गई है, तो मिलाते नहीं थे उसमें, लेकिन वैसे ही होता है। मिलेगा वादा त्या पेट्रोलने असे वाचले, वधात काय झालं, मिलागे वाडा त्या पेट्रोलने असे, नाही कळलं नाही मला हे काय लिहिलंय। इतने धातु उस यूज होते पर लेड की ही टॉक्सिसिटी क्यों अक्सर सामने आती, ये मुझे भी सवाल है। काफी टॉक्सिक द्रव्यों का हम प्रयोग करते रहते हैं। सबसे अहम मुद्दा ये है, पारद सेवन करताना ककाराष्टक वर्ष सांगितले आहे, पण हे कुठेच फॉलो होत नाहीये। सही है। हर्डीकर जी इसमें सजग थे, वो बताते थे कि ये नहीं लेना है इस प्रकार से। और जब हम किसी एक विशिष्ट द्रव्य का प्रयोग करते हैं, बड़ी मात्रा में करते हैं, तो ये ककाराष्टक के बारे में सोचना ही इस प्रकार का पड़ेगा। लेकिन मूल द्रव्यों का अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। बालेंदु प्रकाश वालीपानी नाम की एक दवा का प्रयोग करते हैं, खास करके ल्यूकेमियास के लिए। तो उसमें बुभुक्षित पारद है, बल्लातक है, रौप्य है, और पारद तो बुभुक्षित पारद है ही इस प्रकार से। अब इन्होंने इंटरनेशनल 60 केसेस पर इसका प्रयोग किया है, और उन सभी लोगों ने अपने अपने देशों में उसके रिपोर्ट्स निकाले हैं, लिवर टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के बारे में, कहीं भी टॉक्सिक नहीं पाया गया। तो ये एक अच्छा मुद्दा हो सकता है कि विदेशों के ही लैब में, क्योंकि पेशेंट मरीज विदेशी थे, इसके बारे में स्टडी हुई है, वो सामने अगर आते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा मुद्दा होगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि इस प्रकार की टॉक्सिक दवा होते हुए भी किसी को भी टॉक्सिसिटी नहीं हुई है इस प्रकार से। लेकिन जब मैंने बालंती प्रकाश से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ठुकरा दिया, नहीं नहीं मैंने अभी सब सीसीआरएस को सौंप दिया है, मुझे कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। तो मैंने पूछा था कि आपके पास रिपोर्ट तो होंगे, तो आप रिपोर्ट कब पब्लिश करो, ये बात छोड़ो, अब ल्यूकेमिया में उसका फायदा कितना हुआ है नहीं हुआ है अलग बात है, फायदा हुआ है इसीलिए तो लोग ले रहे हैं, लेकिन उससे टॉक्सिसिटी नहीं हुई ये भी बहुत अहम बात है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी टॉक्सिक है मालूम है। तो वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे इस प्रकार से, तो ये थोड़ा अजीब है चक्कर। लेकिन सीसीआरएस को इस पर इसमें दिलचस्पी लेनी है और विदेशों के लैब में ये सब करना है। बात सिर्फ ये है कि सीसीआरएस के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे, नहीं तो विदेश में जाने के लिए सभी तैयार होंगे। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सभी चीजें जो चाहिए हमें, वनस्पति वगैरह इस प्रकार के, वो विदेश में अवेलेबल है नहीं है ये भी देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन ये अगर इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा तो जो हमारे हाथ से रसशास्त्र निकल चुका है, ये हमारा है ही नहीं इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, ये बात अलग हो जाएगी और उसको हम भली भांति ले सकेंगे इस प्रकार के। तो सिद्ध संप्रदाय में
ये जो वाली पानी है सिद्ध संप्रदाय का है, क्योंकि बालेंद्र प्रकाश के पिताजी सिद्ध संप्रदाय के वैद्य थे और उन्होंने ये दवा बनाई थी। तो सिद्ध संप्रदाय में भी इस प्रकार से है। और मैं जब साउथ में गया था तो तमिलनाडु में एक वैद्य के पास गए थे, उन्होंने पारद हाथ में मलकर हमें खाने के लिए दे दिया, हमने खाया और कुछ भी टॉक्सिसिटी नहीं हुई। तो इस प्रकार के परिणाम देखे गए हैं। सिर्फ बात यह है कि इनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा इस प्रकार का हो और विदेशी लोगों को जब तक ये करके नहीं दिखाएंगे तब तक तो विश्वास नहीं करने वाले। तो मैं मानता हूं कि क्षिप्रम आरोग्य दायित्व, ये जो बात कही गई है उसके जरिए हमें इसके बारे में सोचना है। यहाँ पे पाध्ये नाम के केमिस्ट्री के अध्यापक थे पुणे यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ताम्रभस्म और लोहभस्म के ऊपर काफी संशोधन किया था और शुरू में मानकर चले थे कि ताम्रभस्म डेफिनेटली टॉक्सिक ही होगा। इस प्रकार से उन्होंने 6 सैंपल्स कलेक्ट किए थे, 4 कंपनियों से थे और 2 वैद्यों के बने हुए थे। तो ये पाया गया कि वैद्यों ने जो बनाया ताम्रभस्म बनाया था वो बिल्कुल निर्दोष था, नॉन टॉक्सिक था। चारों फार्मेसी के जो सैंपल्स थे वो टॉक्सिक थे। अब ये उलझ गए कि ये नॉन टॉक्सिक कैसे हो गया। तो फिर बाद में पता चला कि उसका एक्रीशन लिवर से हो रहा है, किडनी से नहीं हो रहा, ऐसा उनका कहना था। अभी पाध्ये मुझे बहुत बरसों के बाद फिर से जो पुणे में संगोष्ठी हुई थी सन एंड सन होटल में कैंसर के बारे में, वहां मिले। वो अब तो अभी अमेरिका में है इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उनका ये कहना था कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो ही नहीं सकता। लोह या ताम्र के शोधन और मारण के इतने सारे तरीके हैं कि उसमें ये बात हो ही नहीं सकती, स्टैंडर्डाइजेशन हो ही नहीं सकता। वो शुरू किया था प्रोजेक्ट, वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किया था। और उनका कहना था कि आपको किस कार्य में उसको प्रयोग करना है उसके अनुसार शोधन और मारण ये इस प्रकार से कर लेना है। ताम्र भस्म वसंत कुसुमाकर में भी आता है, चंद्रकला में रस में भी आता है, आरोग्यवर्धन में भी आता है और किसी महालक्ष्मी विलास में भी आता है वगैरह वगैरह। तो हर तरह हर जगह उसकी एक अलग अलग खासियत है। आरोग्यवर्धिनी या अपतर्पण करने वाला द्रव्य है, ड्रग है। तो उसमें ताम्र की शुद्धि और मारण अपतर्पण जाति से किया जाए। वसंत कुसुमाकर, चंद्रकला रस वगैरह या संतर्पण जाने करने वाले द्रव्य है। तो इस प्रकार से हमें देखना है, ये उनका कहना था। और जो संयुग बनते हैं वो अलग अलग संयुग बनते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो फिर ये एक आयुर्वेद से बाहर की व्यक्ति है, केमिस्ट्री की व्यक्ति है, फिर भी वो इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन हम वैद्य नहीं सोचते। दातार गुरु जी का कहना था कि अभ्रक भस्म जो बनाना है वो हम किस काम में उसको लाना है उसके हिसाब से संतर्पण द्रव्यों से मारित, अपरपण दर्पण द्रव्यों से मारित, इस प्रकार का अभ्रक भस्म अलग अलग बनेगा, ऐसा उनका कहना था। और फिर उसके मुताबिक किन औषधियों में उसका प्रयोग करना है उसके बारे में सोचना था। लेकिन इतनी गहराई में कोई जा नहीं रहा अभी। तो मैं मानता हूं कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाए और अच्छी तरीके से आयुर्वेद को बदनामी से रोके। और ये हमारा बहुत अच्छा अंग इस प्रकार का है। सुवर्ण परदेशी। हाँ हाँ या सगळ्या गोष्टींवर रिसर्च करतात त्याची बुद्धी पण तशी नॅनो टेक्नॉलॉजी. हो, पण त्याचं काय आहे,
बेंडाले इसमें काम कर रहा है, योगेश बेंडाले, उसकी खुद की फार्मेसी है। और लेकिन उसकी लैब में जो रिपोर्ट्स हुए हैं वो शायद विदेश में एक्सेप्ट होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं। स्वर्ण परेशाही बनता किमयागरी में तो क्या ये धातु काफी हद तक सिमिलर है, ऐसा कह सकते हैं? परे से ही, भारत से बनता किमयागिरी में। लेकिन अभी जो है किमयागिरी जो है वो मालूम नहीं है अभी। वो करने वाले, इस प्रकार से भारत से स्वर्ण बनाने वाले लोग कोई मौजूद है नहीं है, वो हमें बताएंगे नहीं बताएंगे मालूम नहीं, इस प्रकार से। और ऐसा कहा जाता है कि रसशास्त्र का जो विकास हुआ वो किमयागिरी से ही हुआ। इसमें जो बहुत सारे प्रयोग हुए किमयागिरी के लिए, भारत से स्वर्ण बनाने के लिए, उसके जरिए औषधियों में काफी हमारा फायदा हो गया और काफी औषधियां इस प्रकार से बन गई। और वो करने वाले लोग है नहीं है ये एक अलग बात रहेगी। नाथ पंथ में ये बताया जाता है कि इस प्रकार की विद्या उनके पास है, लेकिन ये तो बताने वाले नहीं है और खुद भी उसका प्रयोग नहीं करने वाले हैं इस प्रकार से। तो ये अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन रसाशास्त्र के औषधियां बहुत फायदेमंद है, उपयुक्त है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में काफी बहस इस प्रकार के हो जाए और अनुभवों को शेयर किया जाए तो शायद कुछ बात बनेगी। तो ठीक है, आप इसमें जुड़े रहे। अभी तो रसशास्त्र चल रहा है, रसरत्न समुच्चय, आगे और भी ग्रंथ आएंगे। लेकिन ये समस्या बड़ी कठिन है और जिसके ऊपर बीतती है वो कुछ ना कुछ करते रहता है, बाकी लोग सिर्फ देखते रहते हैं, ऐसा है। मैंने एक इसका उदाहरण सुना था, महाबलेश्वर में कोई वैद्य था और ऐसा ही मरीज ने मान लिया कि लेड टॉक्सिसिटी हो गई है, उसमें वो पूरा वायरल कर दिया यूट्यूब के जरिए और फिर काफी दिक्कतें आई। ये इसका कहना था कि हम लैब में जाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर आगे बताएंगे इसके बारे में। जो उसने सिर्फ उसमें लेड है ये समझकर ही ये हलचल मचा दी थी इस प्रकार से। तो ये शायद हो सकता है, स्टिंग ऑपरेशंस भी इसमें हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेट टॉक्सिसिटी म्हणजे नक्की काय होतं का किडनी फेल्युअर होतं? किडनी फेलियर एक है उसमें, लेकिन छर्दी होना वगैरह इस प्रकार के कुछ लक्षण है, आमाशय क्षोभ होना, छर्दी होना, इस प्रकार के कुछ लक्षण है। मैंने एक अजीब अनुभव इसमें देखा था। पुनरुस अस्पताल में एक केस एडमिट थी बूढ़े आदमी थे और उनको देखने के लिए उनके रिश्तेदार कोई आए थे, एलोपैथी के डॉक्टर्स। और उसने कह दिया कि सामने से देखकर कि तुम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहे हो, तुम्हारी किडनी फेल हो गई है। आयुर्वेद के अस्पताल में इस प्रकार के कमेंट करना, केवल तुम आयुर्वेद की दवाई ले रहे हो तो तुम्हारी किडनी फेल है, इस प्रकार से उन्होंने बता दिया। तो ये मूर्खता है वास्तव में। तो इस प्रकार से जो बातें करने वाले लोग हैं उनके बहस में लोग आते हैं, ये भी एक बात सही है। तो इसके बारे में सजग होना, ये 6K की जो कल्पना है वो अच्छी है इस प्रकार से। एक दिल्ली में नैनो पार्टिकल्स के बारे में एक संवाद हुआ था, मैं गया था उसमें, लेकिन ये केमिस्ट्री वालों ने आयोजित किया था और ज्यादा पता नहीं चला। सिर्फ उतना ही पता चला कि उससे पोटेंसी बढ़ती है नैनो पार्टिकल्स होने के कारण और बहुत कम मात्रा में बहुत अच्छा काम करता है, ये पता वहां पे चला। और खास करके ये होम्योपैथी के दवाइयों के लिए ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन मैंने सुना कि 6x तक ये तो बेयर मिनिमम है। होम्योपैथी की दवाइयाँ 30x से शुरू होती है। 6x से कोई दवाइयाँ का प्रयोग नहीं करता, ये मिनिमम लेवल कहते हैं। 30x से लेकर 200x तक दवाइयाँ होती रहती है और हमारे हिसाब में हम केवल 6x तक ही पहुंचते थे, आगे नहीं बढ़ते उसके, इस प्रकार से।
और ड्रग प्रूविंग ये जो मामला होम्योपैथी में है, सिम्टम्स जो उस ड्रग से होते हैं वही उसका सूक्ष्मीकरण करने से नष्ट होते हैं, ये जो उनका प्रिंसिपल है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं वो हमारे हिसाब में उस द्रव्य का जिस रोग में प्रयोग हो उसी प्रकार से करते हैं, उससे टॉक्सिसिटी निर्माण हो रही है वगैरह वगैरह ऐसा तो नहीं सोचते हैं। तो हमारे हिसाब में जिनका प्रयोग करना है उनको हम प्रयोग में लाते हैं, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। स्त्रीस्तन्य हिंगुले नाथ यहाँ पचेल दीप्ता पुटे अनिले। तो हिंगुल और स्त्रीस्तन्य से लोह को लेप करके अनल में पुट दे दे, इस प्रकार है, अग्नि में पुट दे दे। तो ये भी एक लोह मारण इस प्रकार का है। इस त्रिस्तन्य की बात बीच बीच में कभी कभी आती है, तो उसका क्या महत्व रहेगा थोड़ा अलगता से सोचना पड़ेगा। सर्वमेव मृतम लोहम सोत्थानम यदि सेवनात् शुकवर्णाभ कंठत्व स्फोटा रुचि विबंधकृत। तो सभी मृतलोह जबकि यदि उत्थान उसका हो जाता है, फिर से मूल धातु मिल जाता है, तो शुक वर्णाभ कंठ, शुक वर्ण इस प्रकार का कंठ, त्वक स्फोट, विस्फोट होना, अरुचि विबंधकृत और विबंध करने वाला है। तो फिर भी ये मामूली है। इस प्रकार के जो साइड इफेक्ट्स है ये मामूली है, तो उनको आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिसमें इनका शोधन मारण बताया गया है उसका प्रयोग अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। जैसे ताम्र के बारे में ये नींबू रस वगैरह इस प्रकार से उनमें प्रयोग करना है, तो शोधन के हिसाब से ताम्र के अच्छा होता है और अमृतीकरण के हिसाब से सूरण अच्छा है। अब कुछ औरतों में ये कॉपर टी बिठाई जाती है, और मैंने तो एक अजीब अनुभव देखा था कि 60वें बरस में वो औरत मेरे पास आई थी, और उसमें एक अजीब परीक्षण मैंने पाया है लक्षण में कि पाँव में सूजन जैसी आ जाती है, लेकिन ये सूजन नहीं रहती, ये मेद धातु का संचय होता है पाँव में, और वो देखते ही पता चलता है कि कॉपर टी का इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने पूछा तो वो अचानक याद करने लगी कि मैंने कॉपर टी बिठाई तो थी, निकाली नहीं। और फिर उसने याद किया कि मैंने 35वें बरस में कॉपर टी लगाई थी और भूल गई। निकाली ही नहीं इस प्रकार से। तो मैंने सलाह दी कि तुरंत एक बार जाके देखो, अगर वो है तो उसको निकाल देना है इस प्रकार से। अब ये जो ताम्र है ये अशुद्ध ताम्र इसी प्रकार का ही है, और वो शरीर में फैल जाता है। तो इन मरीजों में जहाँ पे कॉपर टी का इतिहास मिलता है, किसी भी रोग के लिए आए हैं हम या ये वो हमारे यहाँ, तो मैं सूरणवटक आपातकाल में प्रयोग करता हूँ, और उसके साथ में कुछ अम्ल द्रव्य, चाहे धात्री हो चाहे नींबू रस के पास साथ लेना है वगैरह इस प्रकार का बताता हूँ। तो बाकी दवाइयाँ जो भी है वो अलग बात रहेगी, लेकिन ये देना ही है सूरणवटक और इस प्रकार से। तो इस प्रकार के अगर अगर हम टॉक्सिसिटी के बारे में समझ लेते हैं कि विशिष्ट द्रव्य की टॉक्सिसिटी इस प्रकार की है, तो उसके शोधन मारण में जो द्रव्य प्रयोग में ला सकते हैं उनको सोचना है, और उस तरीके से दवाइयों में प्रबंध करना है। तो ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, तभी हम इसमें से निकल पाएंगे। तो ठीक है, आज रुकते हैं। कल ये क्या है लिखा है? वैद्य गौतम सर पारद का पानी देते थे, पारद बद्ध करके गुलिका बनाई थी और पानी में उबालते वक्त उसमें डालना है ऐसा सुना था। ये तो बात छोड़ो। माधव शास्त्री शेंडे, उनका एक गंगा जल नाम का था। तो उन्होंने एक बार पारद खरीदा और पानी के इसमें डाल दिया। वो तो नीचे बैठ जाता है,
और ऊपर का पानी सिर्फ उसमें रंग डाल के, लाल रंग डाल के पिलाते थे, गंगाजल नाम से। और उनका कहना था ये 2x 3x में शायद मूल द्रव्य मिल जाता है, मूल द्रव्य न मिले इसलिए 1 लाख पट होता जाता है इस प्रकार से, इसलिए वो 6x करना है और ये प्रचलन में है अभी। तो एक ही बार पारद डाल के रखा है, सिर्फ पानी बदलना है, बाकी कुछ नहीं है। और सिर्फ पानी दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आया इसलिए उसमें रंग डाल रहे हैं, लाल रंग, इस प्रकार से। तो ये इन्होंने ये कितने लोगों को दिया है। लोगों को कहते थे बोतल लेके आओ, यहाँ से पानी भर के दे देते थे इस प्रकार से। तो पारद की गुलिका बनाना और अजून डिटेल मध्ये सांगाल का? एक हिस्सा लेना है उसका, उसमें 9 गुना शर्करा डालनी है, 3 घंटे तक खरल में खल करना है, उसमें से एक हिस्सा लेना है, ये वो 1x बन गया, उसमें 9 हिस्सा आगे फिर से शुगर डालनी है, फिर से 3 घंटा पाचन करना है, खरल करना है। इस प्रकार से 6 बार करो तो 6x बन जाता है। हम करते हैं इस प्रकार से। और फिर 5x की जो बॉटल है वो महत्वपूर्ण है, इसमें ये 1x 2x 3x ऐसे बॉटल्स रखते हैं, और 5x से 10 गुना डाल के 6x बनाते हैं। जब वो खत्म हो जाता है तो दूसरा हिस्सा लेते हैं 5x से, फिर से बनाते हैं इस प्रकार से। तो स्टोरिंग जो करते हैं वो पीछे सबसे अंतिम जो है उसका प्रयोग करते रहते हैं और फिर पीछे पीछे जाते हैं, अगर वो खत्म होता है तो पीछे जाते हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, ये करो इस प्रकार से, और फिर ये तकलीफ नहीं होगी कि इस प्रकार से उससे कुछ नुकसान हुआ है, ये बात नहीं होगी। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।